बाबा जी नमस्कार। गोल्डन स्पैरो का कृपा करके अगला प्रोग्राम बताने का कष्ट करें। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक संस्थान को हम भंग कर देंगे और वह संस्थान है निर्वाचन आयोग। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। निर्वाचन आयोग इस संस्था को हम निरस्त कर देंगे। राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, इनसे पूछेंगे इनके घपलों के बारे में। राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके पद में पहले ही आपको बता चुका हूं, ये निरस्त हो जाएंगे, व्यर्थ के बोझ हैं हिंदुस्तान पर, व्यर्थ के बोझ। राज्यपाल, राष्ट्रपति और चुनाव आयोग तो लोकतंत्र है बाबा। लोकतंत्र में चुनाव तो होगा ही। हाँ, उसकी व्यवस्था सुनिए आप कैसे करेंगे हम। जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष का होगा, उसको एक मोबाइल दिया जाएगा स्पेशल फॉर इलेक्शंस। लोकसभा के इलेक्शन से लेके छोटे इलेक्शन तक, वो पंचायत के हों, नगर पालिका के हों, स्टेट्स के हों, वह मोबाइल सिर्फ इलेक्शन के ही काम आएगा और उसमें उसका नंबर फीड होगा। जैसे फर्ज करो 746 नंबर, 746 नंबर सारे भारत में एक ही व्यक्ति का होगा। जब सर्च मारोगे आपको पता चलेगा 746 नंबर का कौन आदमी है। ऐसे कोई व्यक्ति 2 बार वोट नहीं डाल सकेगा। वोटिंग होगी ना तो ईवीएम से होगी ना बैलेट पेपर से होगी। हम टेक्नोलॉजी के एडवांस युग में प्रवेश कर गए हैं और हमें टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना चाहिए। एक बड़ा कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिसमें सारी वोटर्स ने जहां जहां वोट दिया सारा उसमें फीड हो जाएगा डाटा, और अगले दिन गिन दिया जाएगा या उसी दिन गिन दिया जाएगा। हमारे वक्त में ऐसे चुनाव हमने देखे हैं। इतना लंबा खींचना चुनाव को मैंने कभी नहीं देखा, और क्यों खींचते हैं ये सब आपको पता है। पहला काम चुनाव आयोग को भंग करना। दूसरा, 1 वर्ष में हम प्रत्येक को नौकरी देंगे सरकारी, 1 वर्ष में। कैसे? मिलिट्री में 3 गुना ज़्यादा भर्ती, जितने अब हैं उससे 3 गुना हो जाएंगे। पुलिस में जितने अब हैं 3 गुना हो जाएंगे। मैं देखता हूँ सब जगह मुलाजिमों की कमी है। अभी पिछले दिनों हमें पुलिस में एक एप्लीकेशन देने की जरूरत पड़ गई। 3 दिन तक हमारे घर में कोई जांच करने के लिए नहीं आया। जब मैंने संपर्क किया तो पता चला कि स्टाफ नहीं है। स्टाफ की जरूरत है 15 लोगों की, हैं 5। एक ही व्यक्ति जब आएगा वापस तो उसी को भेजेंगे, यानी कि स्टाफ खींच लिया गया है।
अभी मैंने कल परसों के वीडियो में बोला था, एक बैंक कर्मचारी, सरकारी बैंक कर्मचारी, उसने लिखा कि हम 10 लोग होते थे, आज 3 हैं और 3 में से 2 बॉस हैं। बॉस कहाँ काम करते हैं? बॉस तो बस घर से झगड़ा करके आ जाते हैं घरवाली से, और जो अपना जूनियर होता है उसके ऊपर भड़ास निकाल देते हैं। यह काम है बॉस का। तो कहती कि अब मैं अकेली हूँ 2 बॉसेस को छोड़कर। कितने घटे? 7। सभी जगह ऐसा ही हाल है। बिजली विभाग देख लो, कोई भी विभाग देख लो, नौकरियों की संख्या को कम करने से देश तरक्की नहीं करेगा। देश तरक्की करेगा सबको रोजगार मिलने से। तो रोजगार हम पहले खाली स्थान देखेंगे कि अगर 10 थे पहले तो वो भी कम कर दिए गए थे, कम करके 10 हुए थे। 15 की जरूरत है तो हम 15 करेंगे, बल्कि एक फालतू करेंगे। अगर कोई बीमार हो जाए, कोई ऐसी जरूरत हो जाए, कोई छुट्टी ले ले, उसकी जगह दूसरा काम कर ले। नौकरियों को संख्या तो बढ़ा दी गई, नौकरियां और निकल आएंगी। अभी तो ये नौकरियां निकालते नहीं, क्योंकि तनख्वाह देनी पड़ेगी, फिर तनख्वाह कहाँ से देंगे हम? और आप देखते हो रोज ये भ्रष्टाचार। महादेव ऐप आपको देखा ही होगा आपने, ये हिरेन जोशी जो अब तक गपोड़ शंख चला रहा था, सारे कागजी जहाज, कागजी कश्तियां। कागजी मीडिया खरीद लिया गया, कागजी लोग बैठा दिए गए, जिनमें समझ तो है नहीं, सट्टेबाजी करनी जानते हैं, और सट्टेबाजी शुरू कर दी उन्होंने। या झूठ बोलना, झूठ बोलना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री में तो क्वालिफिकेशन ही एक है, झूठ बोलना। तो डिग्रीज का, जिस यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी उनका भी हिसाब होगा। जिसने बीए की डिग्री दी, जिसने एमए की डिग्री दी, वह क्यों नहीं दिखा रही है भाई? चलो, निर्वाचन आयोग भंग, तो चुनाव कैसे कराएंगे? चुनाव कराएंगे थ्रू मोबाइल। वैसे भी तो खर्चा होता है। मोबाइल बहुत साल तक चल जाते हैं। एक मोबाइल आप आराम से 5 साल 5 बार प्रयोग कर सकते हो। पंचायतों का हो, नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो, स्टेट्स का हो, पार्लियामेंट का हो, उसका एक ही नंबर होगा सभी जगह। सर्च मारो, नंबर लिखो, उसका नाम आ जाएगा। ऐसे नहीं, एक ही नंबर के 100 वोटर निकले। मैं कल ही देख रहा था, एक व्यक्ति बोल रहा था, एक ही नाम पर शक्ल वही, बाप का नाम बदल दिया, उम्र बदल दी, और 52 लोगों की तस्वीर वही। फिर ऐसे लोकतंत्र थोड़ा ही चलेगा। सीधा कह दो कि लोकतंत्र खत्म, मार्शल लॉ लागू। एक वर्ष तक अगर हम नौकरी ना दे पाए तो हम लिख कर देंगे आपको 51% लोग अगर खिलाफ हैं सरकार के। अब ये बात ध्यान से सुन लो, 51% से सरकार बन जाती है, जीत जाती है। 51% लोग अगर बरखिलाफ हो गए किसी सरकार के,
उसको चाहे बने को 10 दिन हुए, उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। एक वर्ष के बाद अगर हम नौकरी ना दे सके आपको, वी विल रिजाइन। हमने अपनी शर्त पूरी नहीं की। नौकरी सबको मिलेगी, और अगर नौकरी ना दे पाएंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता उतना ही देंगे जितना नौकरी है, उससे कोई अन्य काम बताएंगे उसको। यानी आपके पेट भरने का साधन, घर गृहस्थी चलाने का साधन बाकायदा चालू रहेगा। और 5 किलो अनाज से नहीं, और भी बहुत ही ज़रूरतें होती हैं। ₹25 करोड़ की नेटवर्थ, मेरे पास बहुत फ़ोन्स, मेरे पास बहुत पत्र आ रहे हैं कि लिमिट बढ़ाओ। इसका मतलब उनके पास 25 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ। अब ये महादेव ऐप, हिरेन जोशी, अब ये जो रोब जताते हैं पैसे के बल पे, पैसा बांट देना और उसे एक लागू कर देना कि ये लागू हो गया, तो भैया अब क्यों नहीं आया उसके बाद? बिहार तो अब भी वही है, अब क्यों बंद कर दिया तुमने? क्या यह वोट लेने का एक रिश्वत नहीं था? बिल्कुल रिश्वत था। तो मुझसे पूछा है किसी ने कि जो लोग आपके इख्तलाफात होंगे, मतभेद होंगे जिनके, वो क्या करें? वो धरना प्रदर्शन करें, कोई नहीं रोकेगा उनको, उनकी बात बाकायदा सुनी जाएगी, और जायज हुई तो बिल्कुल मांगी जाएगी, मानी जाएगी। लेकिन धक्काशाही नहीं होगी। फिर क्या करना होगा? अगर किसी पुलिस वाले से कोई व्यक्ति मारा जाता है, अगर कोई बड़ा ऑफिसर हुक्म देता है कि शूट, तो उसको वही सजा मिलेगी जो कातिल को मिला करती है। ये पुलिस की बात कर रहा हूं मैं। जहां तक मिलिट्री की बात है, उनका काम होता है सरहदों पर लड़ना। बाकी जो संख्या हम बढ़ाएंगे, उससे जब सुख शांति होगी तो उससे हम काम लेंगे पुलिस का, शांति का। लेकिन जिससे भी कोई आदमी मर गया, कोई डंडा नहीं मारना, कोई पानी की बौछारें नहीं फैलानी, तो फिर क्या करना है? प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। आप व्यक्ति को पकड़ो, आपकी संख्या 3 गुना बढ़ा दी गई है अब तो। अगर आपको लगे तो 3 गुना संख्या है, आपने जरूरी गोली चलानी है, आप उस व्यक्ति को पकड़ लो। प्रताड़ित नहीं करना, प्रताड़ित नहीं करना, उसको आप नजरबंद करो। थोड़ी देर के लिए अपनी कैद में रखो, अपने निरीक्षण में रखो। आज से बाद, हमारी सरकार आने के बाद, कोई बच्चा किसी कारण से पुलिस की 3rd डिग्री का शिकार नहीं होगा। वो अगर क्रिमिनल है, कोई उसने हत्या कर दी, फर्ज करो,
तो पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट और उसको सरेंडर करना किसके आगे? कानून के आगे। कोई प्रताड़ना नहीं, कोई तशद्दुद नहीं। और अगर कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई होम मिनिस्टर या कोई और ऐसा हुक्म देता है कि शूट कर दो, बुलडोज़र चला दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, किसी भी प्रकार की हिंसा ही होगी। वो चाहे नागरिक फैलाए या कानून के रखवाले फैलाएं, नागरिक से हत्या हो जाती है या कानून के रखवाले पुलिस या जो लोग फौज में हमें सहायता के लिए आएंगे तो उनसे बराबर का ही व्यवहार किया जाएगा। संख्या बढ़ाई किस लिए? इसीलिए कि जहां तुम्हें खतरा लगे, रोज तो बॉर्डर पे खतरा होता नहीं, उतनी संख्या तो रहेगी जितनी है, बाकी जो दोगुना हम बढ़ाएंगे उससे हम पुलिस का काम लेंगे और उससे शांति स्थापना करने में सहयोग मिलेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब जहां मैंने अपनी बात बताई कि पुलिस नहीं है, 3 दिनों के बाद व्यक्ति आया, ठीक था, ईमानदार था, उसने सही रिपोर्ट दी, सही मसला हल कर दिया, लेकिन 3 दिन की देरी तो हुई। क्यों हुई? बेरोजगार रोजगार मांगते हैं और जिसके साथ कुछ अन्याय हुआ है वह न्याय मांगता है, तो फिर कमी कहाँ? कमी रोजगार नहीं है, लोग नहीं हैं काम करने वाले। क्यों नहीं है? क्या पैसा नहीं है? बिल्कुल है। इतने इतने करोड़ों रुपए के घोटाले लोग लेके भाग जाते हैं, तुम भागने क्यों देते हो? क्या तुम में इतना दम नहीं कि तुम वापस बुला लो? अब सच में काला धन आएगा। मुझसे लोग पूछ लेते हैं, जनाब फिर पैसा कहाँ से लेके आओगे? पैसा हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है, तुम्हें पता नहीं। मैं हिंदुस्तान की तकदीर बदलने आया हूं। ये जो घोटाले हुए हैं, सरेआम प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घपला किया। वो 70,000 करोड़ कहाँ है? पहले भी कहा था, हम अवसर देंगे जिसने शातिराना हरकत की। यह 70,000 करोड़ देश के खजाने में जमा करा दें, बस उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, कोई जेल नहीं, कोई चक्की पीसिंग नहीं, उन्हें मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। तुमने 70,000 करोड़ का घोटाला किया तो तुम 70,000 करोड़ वापस कर दो, बस वहीं से आएगी पूंजी, और पूंजी आसमान से तो टपकेगी नहीं। आसमान से तो तुम हिंदू राष्ट्र बना लोगे फिर भी कुछ नहीं टपकेगा, तुम भ्रम में मत रहना। यही विष का घूंट तुम्हें पिलाया गया है। हिंदू खतरे में है। मुसलमानों के देशों की आबादी की संख्या 56 है भाई, ठीक है। जब उनकी आबादी है, 1 नंबर पे ईसाई, 2 नंबर पे मुस्लिम, उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर। तो 56 मुल्क हैं, लेकिन 56 मुल्क उनकी आबादी कितनी है कुल मिला के, ये देखो ना तुम। बहुत कम आबादी वाले लोग हैं 56 मुल्क, ये भी देखो। हमारे भी यहाँ 565 रियासतें थीं, 56 की बात छोड़ो, और वहाँ सभी मुसलमान नहीं हैं, वहाँ हिंदू भी जाते हैं और दूसरे लोग भी जाते हैं। हमने जब जाति पाति धर्म वगैरह का भेद ही मिटा देना, तो जाति पाति धर्म का भेदभाव, नस्ल भेद सब मिटा देना है हमने, भेद खत्म कर देना है हमने।
सबके पास होगा मोबाइल। सभी स्टेट्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। अब ये बात समझो, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी मैं नहीं कहता हूं, मैं स्टेट से कहता हूं। संख्या के हिसाब से 4 भागों में डिवाइड होगा ये देश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उन चारों के अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स होंगे। अब ध्यान से सुनते रहना बात। चीफ मिनिस्टर तो तुम सुनते ही हो। चीफ मिनिस्टर कहां से लेके आएंगे? जनता चुनेगी चीफ मिनिस्टर। लेकिन उससे पहले चुनाव कौन कराएगा? अब सुनिए, 4 लोग, चारों जोन्स के लिए, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, जो हमारे रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, जिनकी निगरानी में कभी चुनाव हुए और निष्पक्ष हुए, जनता उनसे संतुष्ट है, राजीव कुमार को छोड़कर। वो अभी हैं, उन्हें दायित्व सौंपा जाएगा। उनको नाम दिया जाएगा, ओहदा दिया जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठहरो ठहरो ठहरो, जल्दबाजी मत करो। वो जो चारों जोन्स के इलेक्शन करवाएंगे, वो 4 व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर होंगे, पूर्व, भूतपूर्व, रिटायर्ड। उन चारों को हम सिलेक्ट करेंगे। उनके हाथों में व्यवस्था देंगे कि इन 4 जोन्स के तुमने इलेक्शन करवाने। तो जनता अपना प्रतिनिधि भी चुने और जनता अपना चीफ मिनिस्टर भी चुने। तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर का काम होगा टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। इन 4 जोन्स के गवर्नमेंट को इलेक्ट करना, दक्षिण का, उत्तर का, पूर्व का, पश्चिम का। इन 4 प्राइम मिनिस्टर से ऊपर एक होगा जो देश का प्राइम मिनिस्टर होगा। वो होंगे BR गवई। वो सुपर प्राइम मिनिस्टर होगा। यानी 4 प्राइम मिनिस्टर होंगे स्टेट्स के, और प्राइम मिनिस्टर होंगे, और एक प्राइम मिनिस्टर होगा देश का। वह BR गवई होगा। वह सारे देश का होगा। वह सुपर प्राइम मिनिस्टर होगा। इलेक्शन करवाएंगे ये लोग। इलेक्शन कमीशन भंग। अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना इनकी होगी। इलेक्शन होंगे मोबाइल से। इलेक्शन कब करवाना, कौन सी तारीख को करवाना, कितने दिनों में करवाना, ये सारी जिम्मेदारी उन इलेक्शन कमिश्नर्स की होगी जो पहले भी ये काम बाकायदा बड़े ढंग से सुंदरतापूर्वक कर चुके हैं। उनकी ड्यूटी होगी। 4 जोन्स में 4 इलेक्शन, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर, EC। यह संस्थान चुनाव आयोग भंग कर दिया जाएगा। आप हमें पूर्ण बहुमत देके 2/3 बहुमत से अगर कुछ ऐसा कानून बनाना पड़े, 2/3 बहुमत ऐसा मत समझना किसी सरकार के पास कभी आया नहीं,
नहीं, सरकारों के पास 2/3 बहुमत आया, लेकिन खुशनसीबी रही इस मुल्क की कि संघियों के पास 2/3 बहुमत नहीं आया, जिसको ये तरसते फिर रहे हैं। आया तो ईमानदार गवर्नमेंट्स के पास आया। 362 या 363 लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए चाहिए, और 1971 में कांग्रेस सरकार के पास 372 सीटें थीं। स्पष्ट बहुमत से बल्कि थोड़ा ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जैसे आज आपातकाल है, बेईमानी करनी, चोरी करनी, चारों तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। क्या सभी झूठ बोल रहे हैं? ये सभी गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या सभी प्रमाण दे रहे हैं? उन प्रमाणों के बारे में कोई आपने जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई ही नहीं, कोई निष्पक्ष आयोग नहीं बैठाया, और उसके बाद राजीव गांधी को तो कमाल ही हो गया, 426 सीटें मिली 84-85 में, सुपर बहुमत। लेकिन राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिताजी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। सुपर बहुमत के होते हुए भी उन्होंने डिक्टेटरशिप जैसा कोई कदम नहीं उठाया। जरा सोचिए, अगर संघियों के पास जब बहुमत होता तो वो क्या करते? अभी तो बहुमत है नहीं, लाठी का सहारा है, फिर ही ऐसा कुछ कर रहे हैं। रोज नए कानून, यहाँ तक कि लोगों का बोलना तक मुहाल कर रखा है। अगर 426 सीटें, ये तो 400 पार कह रहे थे अब, लेकिन 1984-85 में राजीव गांधी को 426 सीटें आई थी तब, लेकिन उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। नाजायज 1971-72 में भी नाजायज फायदा नहीं उठाया गया। कांग्रेस सरकार को बहुत बार ऐसे बहुमत मिले हैं, लेकिन स्पष्ट बहुमत 2/3 से भी ज़्यादा 2-3 बार मिला है। तो आप हमें वैसा ही स्पष्ट बहुमत दीजिए। हम सारे विपक्ष का साथ लेंगे, सारे विपक्ष का साथ देंगे। विपक्ष का अर्थ क्या है? जो एंटी मोदी है वो विपक्ष, बस कोई भी हो, तुम छोड़ के आज इधर आ जाओ तो तुम हमारे खेमे में आ गए। ठीक से कहूं तो ये समझ लो कि हम मोदी के विरुद्ध, क्योंकि मोदी जनता के विरुद्ध काम करता है। जेलों में पटक देना, नाजायज हरकतें करना, ऐसे शब्दों का उच्चारण करना जो इतने उच्चस्थ ओहदे पर बैठे व्यक्तियों को ऐसे अल्फाज शोभा नहीं देते। ड्रामेबाजी करना, सर्कस करना, अपने लिए मीडिया खरीद लेना, प्रिंट मीडिया खरीद लेना, शोर मचाने वाला मीडिया खरीद लेना, यह शरारती काम राजीव गांधी ने कभी नहीं किया। और राहुल गांधी, बिल्कुल मैं आपसे कहता हूँ, ईमानदार व्यक्ति हैं, परिश्रमी हैं, ईमानदार हैं, लेकिन उनको इसके मीडिया ने पप्पू बना दिया। लेकिन अब ध्यान रखो, हम गप्पू को तो नहीं आने देंगे। जहां तक हमारी कोशिश, तुमने उसको पप्पू बना दिया, लेकिन साथ तो हम पप्पू का ही देंगे, गप्पू का साथ नहीं देंगे।
और अगर कोई व्यक्ति अभी गठबंधन को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर इधर आना चाहता है तो स्वागत है, अन्यथा बनेगी तो हमारी ही सरकार। ये कल ही किसी बच्ची का कमेंट आया था, आएगा तो मोदी ही। फिर यह वीडियो किसी लिए? मैंने कहा तुम त्रिकालदर्शी कब से हो गई पुत्री? तो फिर देखेंगे वक्त पे। तुम पहले ही जोड़ घटाव क्यों कर रहे हो? वक्त आने दो। इब्तदाई इश्क है रोता है क्या, मैंने पहले ही ये शब्द बोला था। आगे आगे देखिए होता है क्या। तुमने तो आदमी के बोलने तक की आज़ादी को छीनने की पूरी प्लानिंग बना ली। और लोकतंत्र की समाप्ति, वोटिंग का अधिकार, ये वोटिंग का अधिकार तुमने छीन लिया। छीन लोगे ऐसा नहीं, छीन लिया। तुम रोज कहते हो ईवीएम बदलो, चुनाव वैसे कराओ ऐसे कराओ। ईवीएम बदलने की कोई जरूरत नहीं, ईवीएम मशीन है। देखिए नई नई टेक्नोलॉजी, यहाँ से अगर 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा, वहाँ से अगर किसी यान को, चंद्रयान 3 को घुमाया फिराया जा सकता है, उतारा जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। मशीन मशीन है, मशीन मशीन है। रेंज जाती है उसके पास, दूर बैठे रेंज से तुम कुछ भी बदल सकते हो। तुम कैसे कह सकते हो इसमें हेराफेरी नहीं होती? फिर तुम्हें वोट तो कोई डालता नहीं, तो कैसे जीत जाते हो? और फिर जो प्रमाण जुटाए गए, तुमने जो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, तो जनता तुम्हें निष्पक्ष कैसे माने? जनता तुम्हें ईमानदार कैसे माने? हाँ, तुम्हारे अंधभक्त, आज पहली बार शब्द प्रयोग किया मैंने, तुम्हें मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। क्यों? बात है जब 62-63 रुपये से पेट्रोल 100 रुपये हो गया, तो भक्त कहने लगा 1,000 रुपये भी हो जाए अगर तो हम खरीदेंगे। मैंने कहा अभी 2 लाइनें बना लो, एक देशभक्तों के लिए, एक साधारण जन के लिए। जो 1,000 रुपये दे सकता है उससे 1,000 रुपये क्यों ना वसूल किए जाएं? राय तो मोदी का ही है ना भाई। और मोदी के राज में ये 1,000 रुपये देने की सामर्थ्य रखता है, तो क्यों ना वसूल किया जाए। तो 4 भागों में विभक्त किया जाएगा, चारों भागों के प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, और वो प्राइम मिनिस्टर्स चीफ इलेक्शन कमीशनर्स जो कभी रहे हैं, कमिश्नर, उनको ये दायित्व सौंपा जाएगा, ये ओहदा सौंपा जाएगा। और भी कुछ काम उनके दायरे में आएंगे जो हम बाद में बता देंगे। मैं कौन सा आपको संविधान बताने चला हूँ सारा, बहुत सी बातें अभी आपको नहीं बताई गई। मैं खरड़ा पेश कर रहा हूँ, मोटा मोटा अल्फाज, मोटा मोटा जो दायरा होता है वो आपको बता रहा हूँ। ये गारंटी कोई कम गारंटी नहीं है। और हम लिख कर देंगे, अगर वर्ष भर में हम आपको नौकरी नहीं दे सके, हम नहीं कहेंगे क्या शहीदों के नाम पर हमें वोट मिल जाएगा, आपका पहला वोट शहीदों के नाम पर हमें मिल जाएगा, ऐसा कुछ हम सर्कस करने वाले नहीं हैं। पुलवामा कांड, गुजरात में जब से साहेब प्रधानमंत्री बने हैं, तब से आज तक जब साहेब प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे, सब चीज़ों का, सब कांडों का
पाई पाई का हिसाब होगा, चाहे हिरेन जोशी ने किया, चाहे वो अमित शाह ने किया, चाहे वो नरेंद्र मोदी ने किया, चाहे वो किसी और जो अभी निगाह में आया नहीं, जो आ जाएगा, उसने किया। तुम लाख भस्म कर दो रिकॉर्ड्स को, लेकिन याद रखो एक रिकॉर्ड सदा ही बाकी रह जाता है, वो है तुम्हारा नार्को टेस्ट। तुम सब उगल दोगे। आज साइंस, बहुत पहले नार्को टेस्ट इजाद हो गया था। देश की संप्रभुता अगर खतरे में है और उसकी को बरकरार रखने के लिए, आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें नार्को टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और हम वो करवाएंगे। हम सारे ये पाखंड जो तुमने खिलार दिए, जो तीर्थ के नाम पर आदमी मरे, कहाँ गए जो लुप्त हैं, उनको मुआवजा दिया गया नहीं दिया गया, हर चीज़ का न्याय होगा, हर चीज़ का हिसाब दिया जाएगा। हम साक्षी कहते हैं परमात्मा को बनाकर। मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं, सिर्फ आप और आपके लिए, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। आपके लिए सारा काम होगा। मेरी अपनी कोई ज़रूरत और कामना वासना बाकी नहीं। मेरी जिंदगी की जांच पड़ताल बिला शक कोई भी कर सकता है। जो ईमानदार होगा, जो मेहनती होगा, सिर्फ जैकेट में हाथ डालकर रोब झाड़ता न फिरे। जो ईमानदार होगा, परिश्रमी होगा और जो लायक होगा, मेरिट के बेस पर, इन तीनों चीज़ों को चुना जाएगा। फिर कास्टिज्म का यहाँ कहाँ रह जाता है, फिर रिजर्वेशन का कहाँ रह जाता है। रिजर्वेशन तो 25 करोड़ ने खत्म कर दिया, समानता तो आ ही गई। तो अतिरिक्त तो सुविधा की किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई मांगेगा क्यों। जब प्रत्येक जाति के, प्रत्येक संप्रदाय के, प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को 25 करोड़ का नेटवर्थ मिलेगा नेट, तो फिर कहाँ भेद रह गया, कहाँ रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी। ना रिजर्वेशन कराने की जरूरत पड़ेगी, ना रिजर्वेशन खंगालने की जरूरत पड़ेगी। हम भारत के निवासी हैं, भारतीय हैं, इंसान हैं, इतना काफी नहीं। तो आज के प्रवचन में, ये परावचन ही है, मैंने कहा कि चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या कुछ किया और किसके कहने पे किया। अगर उन्होंने स्वयं से किया तो वो माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन जिस लालच में किया, जितना पैसा बटोरा गया, बस वो हमें दे दो। अगर तुमने नहीं माना तो पैसा भी निकलवा लेंगे और दंडे भी तुम्हें ऐसा देंगे कि तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगे। बिल्कुल 146 करोड़ लोगों को धोखा दिया है आपने। 146 करोड़ लोगों को गप के इस जंजाल में तुमने कागजी अल्फाजों का प्रयोग करके, अच्छे दिन आएंगे, 15 करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किसी ने कुछ नहीं किया। चुनावी भाषण बंद, कोई भाषण नहीं होगा।
कोई रोड शो नहीं होगा और क्या होगा, सिर्फ टेलीविज़न पर अपनी अपनी बातें जो उन्होंने काम करने हैं वो प्रसारित किया जाएंगे कि हमारी सरकार आई तो हम भाई ये काम करेंगे, हमारी सरकार आई तो हम भाई ये काम करेंगे। रोड शो बंद, इससे खर्चा बहुत बचेगा। इधर से उधर लोगों को ले जाना ले आना, तेल की बचत होगी। डॉलरों से मिलता है तेल भाई। तुम्हारे पंगे खानों से देश गुलाम हो जाए या कर्जदार हो जाए, यह कौन चाहेगा। और फिर मोदी जी, तुम जब आए थे तो डॉलर 56 रुपये का था, आज कहते हैं 90 को पार कर गया। और आप इसी दम पर आए थे। आपको अगर ईमानदार होते, एक इखलाक वाले होते तो आप रिजाइन कर देते। न तो ज़मीर है आप में, न प्रबुद्धता है, न समझ है। अपने ही शब्द बुलाए देते हो। 146 करोड़ जाएं बाढ़ में, अपन तो मौज करेंगे। जिस इंदिरा गांधी को एक जहाज के प्रयोग करने के लिए उसका इलेक्शन अवैध घोषित कर दिया जगमोहन ने, और आप खुद अपने लिए 7,500 करोड़ रुपए का विमान खुद के लिए खरीदे हो। ये पूंजी कहाँ से आई? ये पूंजी जनता से आई। मालिक कौन? जनता। अब देखिए, जनता चुनाव कैसे करवाना चाहती है ये जनता से पूछा जाएगा। कब पूछा जाएगा? जब चारों क्षेत्रों में चुनाव होंगे। तो वहां पर चुनाव क्या होंगे? एक तो स्टेट्स के चुनाव होंगे, साथ में दूसरा आपका यह मंतव्य पूछा जाएगा, मत पूछा जाएगा कि आप इलेक्शन कैसे करवाने चाहते हो। आप इलेक्शन कैसा करवाना चाहते हो? मोबाइल से करवाना चाहते हो, ईवीएम से करवाना चाहते हो, या बैलेट पेपर से करवाना चाहते हो? जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनना चाहती है? जनता ने अपने लिए चुनना है। तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारी इच्छा से नहीं चुनना है जनता ने। जनता ने अपनी इच्छा से चुनना है। जनता बताएगी हमने किस विधि का उपयोग करना है, ईवीएम से, बैलेट से या मोबाइल से। और इलेक्शन वाले दिन कर्फ्यू लग जाएगा, कोई नहीं जा सकता। एक दिन पहले सारा राशन पानी अपना ले आओ, सुबह से शाम तक कर्फ्यू, कोई बाहर नहीं निकल सकता। आपातकाल में इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। किसी के घर कुछ बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई कमी आ गई, कोई राशन खत्म हो गया, वह आपातकाल सर्विसेज आपको मुहैया कराएगी सब कुछ। एक दिन का कर्फ्यू सिर्फ, कोई किसी को जाके प्रेरित नहीं करेगा कि यहाँ लगाओ। कोई किसी को मोबाइल लेके नहीं जाएगा। ऐसी व्यवस्था भी करने की हम सोच रहे हैं कि जो अंगूठा लगे यह उसी व्यक्ति का लगे, पहचान में आ जाए कि यह जो वोट डाला गया क्या यह उसी का अंगूठा है। अगर ऐसी व्यवस्था हम अपने वैज्ञानिकों से पूछेंगे कि जब व्यक्ति वोट डाले तो वह अंगूठा पहचान में आ जाए कि यह अंगूठा बिल्कुल इसी व्यक्ति का है जिसका मोबाइल है, जिसका नंबर है, तो कोई चोरी कर ही नहीं सकेगा। समझाती बात आपको? जैसे अब खाते के ऊपर आप अंगूठा लगाते हो पैसे निकलवाने के लिए,
तो बैंक बता देता है नहीं, ये अंगूठा ठीक नहीं है, ये गलत आदमी का अंगूठा है। आधार कार्ड पे अंगूठा लगाओ, पता चल जाता। वैसी व्यवस्था बनाएंगे, जब अंगूठा लगेगा तो चोरी छिपे कोई दहशत से किसी का अंगूठा नहीं लगवा सकेगा। और क्योंकि कर्फ्यू लगा होगा, कहीं कोई आना जाना तो है ही नहीं। ऐसे होंगे चुनाव। लेकिन चुनाव फिर भी आपसे पूछा जाएगा, मोबाइल से चाहते हो, बैलेट से चाहते हो, ईवीएम से चाहते हो। इलेक्शन कमीशन भंग, चुनाव आयोग भंग, पुराने चुनाव कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर जो पुराने ईमानदारी से चुनाव करा गए, अपने ज़माने में उनको प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया जाएगा। और एक सुपर प्राइम मिनिस्टर जो हमारा पार्लियामेंट से, वह आपको हम घोषित कर चुके हैं पहले से, वो होंगे बिहार के भाई। तो शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें। आप मेरा साथ दे रहे हैं तो ये समझना कि आप अपना साथ दे रहे हैं खुद का। आपका अंगूठा अगर गोल्डन स्पैरो चैनल को सब्सक्राइब करने में प्रयोग हो रहा है तो आप समझियो कि ये आप अपने भले के लिए प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूं कि कहीं भी आपसे कोई छल कपट बेईमानी गद्दारी नहीं होगी। मेरे अल्फाज को ही सफिशिएंट समझ लेना। सुगंध अलग से लेने की ज़रूरतें नहीं हुआ करती, लेकिन फिर भी मैं सुगंध खा के कहता हूँ ये बात। धन्यवाद।